हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो अब हम आज का जो हमारा क्लास है, दिस इज रिवीजन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, रिवीजन है ये शेयर्स का, मतलब इशू ऑफ शेयर्स मैंने नहीं लिखा क्योंकि इसमें पूरा हम रिवीजन कर रहे थे। इशू, री इशू, फॉर फीचर सभी का रिवीजन था हमारा। तो पहला क्लास तो मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड कर ही दिया है, रिवीजन हमारा हो गया है। जो बेसिक जनरल एंट्रीज हैं या इशू, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, प्रोडाटा अलॉटमेंट वगैरह क्या होते हैं, इन सभी बेसिक बातों का हमने रिवीजन कर लिया है। अगर वो क्लास नहीं देखे हो तो जाके अभी देखो, क्योंकि वो पहले देखोगे उसके बाद ही इसे देखोगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक सीक्वेंस तैयार होता है पढ़ाई में। और देखो, मैंने उस क्लास में आपको बताया था कि हम इशू ऑफ शेयर्स का आज के क्लास के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि फिर मुझे याद आया कि कुछ पॉइंट्स तो छूट ही गए हैं, रह ही गए हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स रह जाते, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो इन पॉइंट्स को कंप्लीट करने के लिए मुझे आज का ये क्लास बनाना पड़ रहा है, ये आज का क्लास मुझे लेना पड़ रहा है। तो प्लीज़ इसे देखोगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बोलो, टॉपिक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, देखो इसमें क्या क्या होता है। इसमें जो एक्स्ट्रा है, पहला तो आप सीखोगे कि मतलब इस शेयर इशूज करने के टाइम में जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए जो जर्नल एंट्री होता है। सेकेंडली हम सीखेंगे कि जब कंपनी अपने प्रमोटर्स को शेयर इशू करती है, ठीक है, या फिर अंडरराइटर्स को शेयर इशू करती है, तो इनका जर्नल एंट्री। और साथ ही साथ हमें ये भी सीखना होगा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो रह गए थे उस क्लास में, तो अगर रह जाता तो बेकार हो जाता ना, इसीलिए मतलब अगर रह जाता तो हमारा ये टॉपिक छूट जाता और एग्जाम में अगर पूछ सकता है। हमें थोड़ी ना पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन सिलेबस तो पता है, तो सिलेबस में ये सब है तो हमें पढ़ना होगा। तो जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहले एक्सपेंसेस के टाइम का हमारा होगा फॉर एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, मतलब शेयर्स इशू करने के टाइम पे जो एक्सपेंसेस का हम पेमेंट करते हैं ये। तो देखो, एक्सपेंसेस हम पे करते हैं, तो एक्सपेंसेस जब भी पे करेंगे तो मुझे ये बताओ कि कैश हमारे पास आएगा या फिर कैश हमारे पास से जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम एक्सपेंस को पे करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा। और कैश क्या है, रियल अकाउंट है। तो रियल का रूल याद करो जो क्लास 11th में पढ़े थे, क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो जा रहा है उसे तो हमें क्रेडिट करना है। इट मीन्स कि इसमें क्रेडिट होगा टू बैंक लिखते हैं, लेकिन ठीक है, या फिर कैश भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, टू बैंक और कैश अकाउंट। ठीक है, और डेबिट में क्या होगा, तो डेबिट में क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो सिंपल है, हम यहाँ पे डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में लिख देना ये डेबिट वाला अमाउंट और ये क्रेडिट वाला। तो हमें पता है कि यहाँ अमाउंट लिखते हैं और इधर अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, और नरेशन हमें लिखना है, नरेशन बिल्कुल नहीं भूलना। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड फॉर इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अगर इक्विटी शेयर्स होंगे तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स लगा देंगे। तो पहला ये हो गया। चलो, आई डोंट थिंक कि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है। तो पहला एक्सपेंसेस का हो गया। अब कंपनी अपने प्रमोटर्स को ही शेयर इशू करती है, तो दूसरा पॉइंट लिखोगे इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। देखो, बेसिकली प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं या कंपनी के किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, या कंपनी के किसी भी तरह के प्रमोटर्स हो सकते हैं। तो इन प्रमोटर्स को पैसे ना देकर इन्हें हम शेयर से इशू कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो इसे हम इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, मतलब प्रमोटर्स शेयर इसे रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि प्रमोटर्स अगर शेयर रिसीव कर रहे हैं, तो जैसे हम अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं, पहले ड्यू का, मतलब पहले ड्यू का करते हैं फिर रिसीव करने का करते हैं, तो यहाँ पे भी वैसा होता है, लेकिन हमें इसमें कंबाइन एंट्री करना होता है। ये सब एंट्री हम इसमें नहीं करते, तो क्योंकि शेयर्स आप प्रमोटर्स को इशू कर रहे हो, और प्रमोटर्स कौन होते हैं, तो बेसिकली एक तरह से कंपनी के खर्चे को ही आप पे कर रहे हो। तो जो प्रमोटर्स होते हैं उनके एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रमोटर्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के द्वारा, उन्हें हम, मतलब प्रमोटर को पेमेंट करने वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को हमें डेबिट करना पड़ता है। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू में हम क्या लिखेंगे, क्या इशू कर रहे हैं, शेयर्स ना, टू शेयर्स कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और नरेशन लिख देंगे बीइंग
XYZ जो भी शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ अब थर्ड में आप क्या कर सकते हो, तो अगर कोई भी कंपनी जो है वो प्रमोटर्स के अलावा अपने अंडरराइटर्स को, अंडरराइटर्स बेसिकली कौन होते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन पता है, अंडरराइटर्स वैसे लोग होते हैं किसी भी कंपनी के जो शेयर्स को इशू करवाने के टाइम पे ही काम करते हैं। ठीक है, मतलब शेयर्स को इशू करवाने का काम करते हैं ज़्यादातर बोलो तो, और ये स्टार्टिंग का काम होता है, इनिशियल वर्क होता है किसी भी कंपनी में शेयर्स को इशू करने का। तो पहला तो ये हो गया आपका इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर, यहाँ पे लिख दो इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स को जब शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, प्रमोटर्स को शेयर जैसे इशू करें, जैसे यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को डेबिट किया था हमने, यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन को इशू करेंगे, सॉरी प्रमोटर्स नहीं अंडरराइटर्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमें अंडरराइटिंग कमीशन को डेबिट करना पड़ेगा, तो करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। ओके, और अमाउंट डेबिट और क्रेडिट लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग, जितना भी आप शेयर इशू कर रहे हो, शेयर्स इशूड टू अंडरराइटर्स। पता है, अब आप लोग के मन में ये ख्याल आ रहा है क्या कि जब हम अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं या जब हम एप्लीकेशन का एंट्री करते हैं तब हम देखते हैं कि हमें दो एंट्री पास करना पड़ता है, पहले तो ड्यू करने का और सेकेंडली जब हम रिसीव कर लेते हैं। उसी तरह से एप्लीकेशन का भी हमें करना पड़ता है, पहले एक बार हम जब बैंक में रिसीव करते हैं वो एंट्री और उसके बाद शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का एंट्री। तो इन सब में हमें दो एंट्री क्यों नहीं करना पड़ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं करना पड़ता है, इन सब में भी दो एंट्री हमें पास करना पड़ता है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट को हम काट देते हैं, हटा देते हैं और फिर इनको ऐसा कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, मैं भी डेबिट और क्रेडिट वाला ये रेज कर रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो कि मान लो कि कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले एप्लीकेशन का एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं, बैंक में रिसीव करते हैं तो क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पहला एंट्री। दूसरा में क्या करते हैं, एप्लीकेशन को हम डेबिट करते हैं क्योंकि एप्लीकेशन का अमाउंट जो है वो हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो हम क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इन दोनों में देखो, यहाँ पे शेयर कैपिटल क्रेडिट में है और यहाँ पे शेयर कैपिटल डेबिट में है। ये क्लास 11th का रूल है, यहाँ पे थोड़ा सा बस मैं बता दे रही हूँ आप लोग को, ताकि इसमें हम एक एक एंट्री क्यों किए हैं ये कंफ्यूजन ना हो आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्रेडिट में है और यहाँ पे डेबिट में, इन दोनों को हटा दो। अब यहाँ पे जो एंट्री बनेगा वो बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये एंट्री दोनों जो हम करते हैं ये भी सही है और ये भी एंट्री सही है, लेकिन क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये दो एंट्री पास करना पड़ता है। वैसे अगर हम ये एंट्री भी करें ना तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे बुक में ऐसे नहीं बताया गया, ऐसे बताया गया इसलिए हम ऐसे करते हैं। लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल का हम इस तरीके से दो एंट्री करते हैं, बाकी किसी का भी दो एंट्री नहीं करते। यहाँ पे भी देखो इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स, यहाँ पे भी देखो दो एंट्री बन रहा था। कैसे दो एंट्री बन रहा था, तो अंडरराइटर्स को हम शेयर इशू कर रहे थे तो अंडरराइटिंग कमीशन लिखते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट। ठीक है, और क्या पे किए, मतलब अंडरराइटिंग कमीशन को डेबिट कर दिया और किन्हें दे रहे हैं, अंडरराइटर्स को, तो अंडरराइटर्स को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अंडरराइटर्स को क्रेडिट किया। ठीक है, उसी तरीके से फिर अंडरराइटर्स को यहाँ पे, क्योंकि अंडरराइटिंग कमीशन पे कर रहे हैं किसे, अंडरराइटर्स को, तो अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट हो गया और टू अंडरराइटर्स, एंड अंडरराइटर्स को अब हम शेयर्स दे रहे हैं। ये ड्यू करने का एंट्री था। ठीक है, और ये अब हम पे कर रहे हैं उसका एंट्री है, तो अंडरराइटर्स जो है वो यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे और टू शेयर कैपिटल, क्योंकि हम इस शेयर्स इशू कर रहे हैं। अब यहाँ पे अंडरराइटर्स क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है। अब यहाँ पे हम एक न्यू एंट्री बनाएंगे, वो बनेगा हमारा अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ आया? इसीलिए हम यहाँ पे एक एक एंट्री पास किए हैं। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन अब तो बिल्कुल नहीं होगा।
अब देखो यहाँ पे जो एक न्यू टॉपिक है, मैं ये क्लीनर ले रही थी। अब यहाँ पे हमें एक जो टॉपिक समझना है वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्या मतलब होता है? कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? मतलब हम कुछ भी चीज़ अगर खरीदते हैं तो हमें कुछ अमाउंट पे करने पड़ते हैं, जाहिर सी बात है हमें पैसे पे करने होंगे, या तो हम चेक में पेमेंट कर सकते हैं या कैश में पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर कंपनी है तो हम शेयर्स में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो शेयर्स में पेमेंट करने के लिए हमें कुछ एंट्रीज को ध्यान में रखना पड़ता है, और वही एंट्री, हाँ यही अब हम पढ़ रहे थे। तो 4 नंबर पॉइंट है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई कंपनी अगर कुछ खरीदती है तो वो कैश में पेमेंट करती है या चेक में पेमेंट करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी कैश और चेक में पेमेंट ना करके वो शेयर्स इशू कर देती है। मतलब जिससे उसने खरीदा है, जो वेंडर से उसने लिया है, उस वेंडर को अपनी कंपनी का कुछ शेयर्स दे देती है। ठीक है, तो इस तरह से वो पेमेंट करती है, तो इसका भी जर्नल एंट्री हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। तो एग्जैक्टली हम इसका भी जर्नल एंट्री करेंगे। तो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसमें अलग अलग केसेस हैं। पहला केस ये है कि जब आप एसेट्स परचेज करते हो, ठीक है, कोई भी एसेट्स यदि आप परचेज करते हो, तो व्हेन एसेट्स परचेज्ड, ठीक है, जब एसेट्स को खरीदा जाता है। ठीक है, तो जब एसेट्स परचेज करती है तो इसमें क्या होता है? तो देखो एसेट्स जब हम परचेज करते हैं कहीं से भी, मान लो अगर फर्नीचर परचेज्ड, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा? तो फर्नीचर जब हम खरीदते हैं तो क्या हमारा एंट्री होता है? फर्नीचर परचेज्ड, तो हमने फर्नीचर को खरीदा, तो हमारे पास क्या आया? फर्नीचर आया ना। तो जो फर्नीचर क्या होगा हमारे यहाँ पे? रियल अकाउंट हो जाएगा। और रियल का रूल क्या करता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे आ क्या रहा है? एसेट्स ना, फर्नीचर आ रहा है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम एसेट्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट्स यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले आप एसेट्स को डेबिट करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। और 2 में तो जिससे हम ले रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसे जैसे फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, क्योंकि हम राम से ले रहे हैं, यहाँ पे जो देने वाला है वो राम है, यही नेम लिखेंगे। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, इस तरीके से हमें करना पड़ता है। चलो ये तो समझ में आ गई। आई होप कि आपको इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पहला हो गया। सेकेंड, कभी कभी क्या होता है कि कुछ अमाउंट पे कर देते हैं। मतलब 1,20,000 का अगर एसेट्स है तो आपने 50,000 रुपीज जो है वो कैश में दे दिया, और बाकी का 70,000 जो है आप शेयर्स इशू करोगे। तो जो कैश में पेमेंट कर दिए हैं वो यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, कैश में जो पेमेंट कर दिए वो लिखते हैं। अब हर समय ऐसा नहीं आएगा कि आपने कैश में पेमेंट किया, कभी कभी हो सकता है कि आपने चेक दे दिया हो, या फिर कुछ चेक दिए हो, कुछ को बचा के रखे हो। ठीक है, तो पेमेंट जो हम कर दिए हैं उसका एंट्री करेंगे। तो देखो यहाँ पे जब भी हम कैश में किसी को पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे 2 अकाउंट आते हैं। पहला तो जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं जो कि पर्सनल होता है, और दूसरा कैश या बैंक होता है जिसे हम रियल बोलते हैं। तो पर्सनल का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आप यहाँ पे कर रहे हो, तो रिसीवर कौन है? वेंडर। गिवर कौन है? आप। तो पहले तो वेंडर को आप डेबिट करोगे, लेकिन सबसे पहले फॉर कैश पेमेंट, ये पेमेंट का एंट्री है। ठीक है, तो वेंडर को पे कर रहे हो तो वेंडर्स अकाउंट आपके डेबिट हो जाएंगे। और 2 आप क्या पे कर रहे हो? कैश या फिर बैंक हो सकता है, जो भी अमाउंट पेमेंट किए वो। ठीक है, नरेशन यहाँ क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट्स परचेस्ड, और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू वेंडर। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, मतलब अब हमें शेयर्स पे करने हैं। तो अब आप बताओ कि हम शेयर्स को जब भी इशू करते हैं, तो हमें पता है कि हम शेयर्स को जब भी इशू करते हैं तो 3 तरीकों में इशू करते हैं, और वो हमारे क्या है? एट पार, या फिर एट प्रीमियम, या फिर एट डिस्काउंट। ठीक है, ये 3 तरीके में हम शेयर्स को इशू करते हैं। वैसे डिस्काउंट को तो अभी नहीं लिया जाता, मतलब डिस्काउंट में तो हम शेयर्स इशू ही नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन री इशू कर सकते हैं एट पार प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट पे भी हम इशू कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं एज, मतलब शेयर्स में पेमेंट कर रहे हैं, तो क्योंकि हम यहाँ पे शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, उन्हें शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें डिस्काउंट लेंगे। तो तीनों का अलग अलग एंट्री होता है। अलग अलग एंट्री क्या होता है? तो सबसे पहला एंट्री, सबसे पहले तो आप यहाँ पे हेडिंग लिखोगे अकाउंट्स सेटल विथ वेंडर। ये है आपका इसका हेडिंग, अकाउंट्स सेटल विथ वेंडर, जब वेंडर के साथ कोई भी अकाउंट सेटल किया जाता है। तो पहला मैं ऐसे देती हूँ एट पार, मतलब कि आपके शेयर का कीमत अगर 10 रुपए था तो आपने उसे वेंडर को भी 10 रुपए में ही दिया, उसका वैल्यू कम नहीं किया, 10 रुपए में ही दे दिया। ठीक है, तो इसमें कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरीके का बात है तो सीधा है, वेंडर को आपने दिया है तो वेंडर को डेबिट करेंगे हम, वेंडर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड हमारे पास से क्या हुआ? वेंडर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड
टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। वहीं अगर इक्विटी शेयर्स होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल। बस अगर 100 शेयर है 10 रुपए के रेट से तो 1000 रुपीज होगा, तो 1000 रुपीज इधर डेबिट में एंड 1000 रुपीज क्रेडिट में लिख देंगे। एंड यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर्स पेड, बीइंग शेयर्स इशूड टू वेंडर, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ, इसमें एक चीज और है, आपको नंबर्स ऑफ शेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर इसमें नहीं गिवन होगा। आपको गिवन होगा कि कितना का परचेस किया है, कितना पेमेंट हुआ है और कितने रेट से आपने इशू किया है, ये गिवन होंगे और इसमें आपको कैलकुलेट करके पता करना होगा नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा नरेशन में, लेकिन ध्यान रखो कैसे लिखना है। बीइंग नंबर ऑफ शेयर्स हम कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे, इशूड टू वेंडर फॉर परचेस ऑफ XYZ एसेट्स, जो भी है XYZ एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में यहाँ पे लिख दें, परचेज ऑफ एसेट्स एट द रेट ₹10 ईच, या फिर जो भी रुपीज होगा आपका। ठीक है, तो ये है आपका इसका मतलब एट पार का जर्नल एंट्री। अब प्रीमियम और डिस्काउंट का भी जर्नल एंट्री हमें सीखना होगा। ठीक है, तो प्रीमियम और डिस्काउंट का जर्नल एंट्री सीखने के लिए क्या मैं इसे इरेज कर दूं? यस, आई डोंट थिंक कि आपको मतलब नोट करना है तो कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि अब मैं इसे यहीं पे बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहला था एट पार पे, अब एट प्रीमियम पे अगर हम करें तो यहाँ पे लिख देते हैं एट प्रीमियम। अगर हमें प्रीमियम पे चाहिए, मतलब या प्रीमियम पे हमने इशू किया है, मतलब कि आपके शेयर का कीमत अगर 10 रुपए था तो आपने इसे इशू किया ₹15 में, 5 रुपए जो एक्स्ट्रा लिए हो, ये प्रीमियम का अमाउंट है। ठीक है, तो इसमें आप जर्नल एंट्रीज कैसे करोगे? तो हमें पता है कि जब हम सिंपल जर्नल एंट्री करते हैं, जब कोई कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, तो जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करना पड़ता है। इसमें हम ट्रांसफर करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम में, तो यहाँ पे भी जो अमाउंट आता है उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो बेनिफिट है कंपनी के लिए, हम उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल है, आप क्या करोगे, वेंडर्स को डेबिट करोगे, तो लिख देते हैं वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में 5 रुपए गए हैं, शेयर कैपिटल में 10 रुपया, तो इस तरीके से 15 रुपए ऊपर मिल गए। ठीक है, और इसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम अभी सीखेंगे। यहाँ पे भी लिखेंगे नरेशन, बीइंग नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू वेंडर फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ जो भी एसेट होगा। ठीक है, एसेट्स, नेम ऑफ एसेट्स, परचेज कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स एट द रेट रुपीज, जो भी अमाउंट होगा एट प्रीमियम, प्रीमियम के साथ। तो इतना नरेशन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर हो गया। अब थर्ड में एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का भी हमें पढ़ना है इसमें, तो थर्ड नंबर में लिखेंगे एट डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट पे इशू करते हैं, मतलब 10 रुपए का शेयर है और आपने उसे इशू कर दिया 8 रुपए में, 2 रुपए आपने नुकसान में ही इशू कर दिया। ठीक है, ये आपका लॉस है एक तरह से, मतलब डिस्काउंट में दिए हो किसी को कोई चीज, तो बेसिकली उसका जो अमाउंट था, जो मेन अमाउंट था उसका, उसमें से आपको कम ही ना मिल रहा है, तो एक तरह से ये लॉस है। लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो, सबसे पहले तो आपने वेंडर को दिया है, तो वेंडर्स अकाउंट तो इसमें डेबिट होंगे ही। ठीक है, अभी अमाउंट हम कैसे बैठाएंगे वो देखो। लेकिन डिस्काउंट क्या है, हमारे कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए फायदा है या नुकसान है? नुकसान या एक्सपेंस आप बोल सकते हो। तो नुकसान या एक्सपेंस होने की वजह से हम इसे डेबिट करते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डेबिट। ठीक है, टू क्या है, शेयर कैपिटल। अब वेंडर को आपने कितना दिया, 8 रुपए पे, 2 रुपए आपका डिस्काउंट था, तो शेयर कैपिटल में हुआ 10 रुपीज, तो इस तरीके से अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेट करने से पहले हम नरेशन अभी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग नंबर ऑफ शेयर्स इशूड
टू वेंडर फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स एट द रेट ऑफ रुपीज़, जो भी होगा, एट डिस्काउंट, और वो भी डिस्काउंट पे। समझ आया? तो ये जर्नल एंट्री हमें करना पड़ता है। लेकिन मैंने अभी क्या बोला कि इसमें हमें नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो मान लो कि 1 लाख का मशीनरी था, चलो यहाँ बताती हूँ, ठीक है। 1 लाख का मशीनरी ही परचेज किया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो 1 लाख आपने कुछ भी मान लो अभी कैश में पेमेंट नहीं किया, या फिर मान लेते हैं कि 20,000 आपने कैश में पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो 1 लाख में 20,000 आपने कैश में पेमेंट कर दिया। अब आपके पास कितना बचा? 80,000 रुपीज़, 80,000 बचे। अब ये 80,000 रुपीज़ आप यहाँ और यहाँ तो दिखा दोगे, लेकिन इसमें कितने शेयर्स हैं आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको पता चलेगा कि शेयर्स कितने रेट से इशू किए गए हैं। तो 10 रुपये के शेयर्स हैं, देखो 10 रुपये का रेट मैंने लिखा है, तो 10 रुपये के शेयर्स हैं, तो 80,000 है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया? 8,000, मतलब 8,000 शेयर्स इशू किए गए थे यहाँ पे, तो 8,000 हो जाएगा। वैसे ही अगर प्रीमियम पे इशू किए गए हैं तो 80,000 देना था, और प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 10 + 5 15। अब 15 से इससे डिवाइड कर दो, जो आएगा उतना शेयर्स इशू किया गया था, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट की बात करें तो 10 रुपीज़ था, -2 कर देंगे, मतलब 8, मतलब 80,000 का शेयर्स था, उसमें से 8 रुपये, मतलब 10,000 शेयर्स इशू किए गए थे यहाँ पे। समझ आया? तो इस तरीके से आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, और इससे आप ध्यान रखोगे कि आपका जब भी वेंडर आएगा तो जितना अमाउंट देना है उतना ही आएगा वेंडर के सामने। समझ आया? ओवरव्यू मैंने दिया। अब देखो कैसे निकालेंगे। तो एट पार के टाइम पे नंबर ऑफ शेयर्स आपके हो जाएंगे पेबल अमाउंट, मतलब जितना भी अमाउंट देना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ शेयर्स, ठीक है। जितना भी पेमेंट करना है उतना डिवाइडेड बाय रेट ऑफ शेयर्स। ये हो गया आपका पार में जब आप कैसे कैलकुलेट करोगे। वही प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम में हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू पेबल अमाउंट, जो भी अमाउंट आपको पे करना है, पेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट प्लस प्रीमियम, फिर इन दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वही इसमें नंबर ऑफ शेयर्स अगर निकालेंगे डिस्काउंट वाले में तो बहुत ही इजी है, इसमें भी सिंपल है। आपको क्या करना है? पेबल अमाउंट, मतलब जितना भी अमाउंट पे करना है, डिवाइडेड बाय रेट माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो ये है आपका जो भी जर्नल एंट्रीज है फॉर इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश के लिए। और इशू ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स इशू जब हम करते हैं किसी वेंडर को फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए, ठीक है। इसका हेडिंग ये है, मैंने इधर से लिखना स्टार्ट किया है, इधर से हम पढ़ रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो वो है उसका हेडिंग, ये हम आज की क्लास में। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने क्या सीखा? तो इशू ऑफ शेयर्स जब हम अलग अलग तरीकों में करते हैं, अलग अलग लोगों को करते हैं, कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज आप बोल लो, हमने आज की क्लास में कंप्लीट करा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे प्रोराटा अलॉटमेंट, री इशू, फॉर फीचर्स सब क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन इसका भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए बी रेडी। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद हमें ये क्लास लेना होता है, ठीक है। सो बाय बाय, लव यू ऑल।